तो आपको ये चीज़ भी फैक्टर इन करनी है कि जब आपकी डिलीवरी होगी 3-4 रातों के लिए आपका बेबी यानी आपका जो फर्स्ट बॉर्न बेबी है वो कहाँ रहेगा, वो आपके लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे टायर्डनेस हो गया या सांस फूलना हो गया। ये सारे आर वेरी सिमिलर टू सम ऑफ द कोविड वाले सिम्टम्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। इस वीक के शुरुआत में जब मैंने आप लोगों के साथ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का न्यूज़ शेयर किए तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मुझे इतनी सारी मॉम्स ने रीच आउट किया जो भी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, एंड अलॉन्ग विद इट इतने सारे मॉम्स ने रीच आउट किया जो प्लान कर रही है फॉर द सेकेंड प्रेगनेंसी। और साथ साथ कुछ ऐसी मॉम्स भी थी जो प्लान करना चाह रही है लेकिन डर रही है लुकिंग एट द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल। और उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कोविड टाइम्स में प्रेगनेंसी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी सो फार ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड। ये ना सिर्फ मैं क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर इस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हो तो उस पर्सपेक्टिव से करी हूँ, लेकिन बहुत सारे और चीज़ें भी आपको इम्पैक्ट करती है ना सिचुएशन लाइक दिस। यानी आपकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, क्या क्या गोज थ्रू द माइंड, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। आपका सपोर्ट सिस्टम जो है यानी इन टर्म्स ऑफ घर में हेल्प, हाउस होल्ड हेल्प, वो सब भी लैकिंग होता है। तो उस केस में आप कैसे मैनेज कर सकते हो, या हाउ वाज माय एक्सपीरियंस मैनेजिंग विद दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। वीडियो शुरू करने से पहले 2 डिस्क्लेमर्स। मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ तो मेरी कोई भी एडवाइस को एक मेडिकल एडवाइस समझ के ना लिया जाए। दूसरी चीज़ कि वाइल आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रेगनेंसी इस ड्यूरेशन में, लेकिन आई हैव पर्सनली नॉट एक्सपीरियंस्ड कोविड इस ड्यूरेशन में थैंकफुली, बट हाँ ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन्स मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है इस ड्यूरेशन में, लाइक ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंटिंग या सोलो पेरेंटिंग कर रही थी फॉर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। तो डॉक्टर्स की विजिट्स पे खुद जाना अकेले ड्राइव करके या कैब लेके, ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल्स का क्या सिचुएशन है, वो सारे पर्सपेक्टिव से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है। आई ऑल्सो हैड टू अंडरगो अ कोविड टेस्ट क्योंकि हमारी हाउस होल्ड हेल्प जो थी वो पॉजिटिव थी। सो ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, तो उन सब के बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कवर करने वाली हूँ फ्रॉम अ कोविड पर्सपेक्टिव, इसके आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी अगर इस ड्यूरेशन में आप प्रेग्नेंट है तो। अब सबसे पहला चीज़ मेरा वर्ड ऑफ एडवाइस कि क्योंकि अब वैक्सीनेशंस आ गए हैं और अभी तक आपने प्रेगनेंसी अपनी प्लान नहीं की है तो अब बेटर आइडिया इज़ कि आप पहले वैक्सीनेशन अपना करवा लीजिए आराम से और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। यू हैव टू वेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट बताएगा। अराउंड 4 वीक्स का एक टाइम फ्रेम होता है वैक्सीनेशन के बाद, जिसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। सो डू दैट, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सीनेशन होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड हो ही नहीं सकता, आपको हो सकता है, बट दैट मीन्स कि आपकी बॉडी एक बेटर तरीके से फाइट कर सकती है उस इन्फेक्शन से। और दूसरा, आपको मेंटली यू विल बी एबल टू गो थ्रू द प्रेगनेंसी इन अ स्ट्रेस फ्री मैनर। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको थर्ड वेव का डर लग रहा है क्योंकि थर्ड वेव कह रहे हैं कि अक्टूबर में फिर से आएगी एंड इट विल बी मोर डेंजरस, तो इन दैट केस जो प्रिकॉशंस है वो बाकी जो नॉर्मल सबको लेने हैं वही प्रिकॉशंस है। यानी डबल मास्किंग करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी हमारी जो होती है, इम्यून सिस्टम होती है, वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितना हो सके आप घर पे ही रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। घर के बाहर सिर्फ 2 केसेस में आपको निकलना चाहिए, एक तो है जो डॉक्टर्स विजिट्स है वो, और दूसरी आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए निकलना पड़ेगा वो। अब थैंकफुली क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स भी काफ़ी सेंसिटाइज्ड है इस मैटर से। तो यूजुअली जो प्रेगनेंसी का इनिशियल ड्यूरेशन होता है सारे ही डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए दे आर ओके, यानी जब तक ज़रूरत नहीं है या कोई टेस्ट नहीं करवाना वो लोग यूजुअली आपको बुलाते नहीं। प्लस जो शुरुआत के 2 ट्राइमेस्टर होते हैं वैसे भी आपकी डॉक्टर विजिट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वंस अ मंथ टाइप्स होती है, जो आप आराम से मैनेज कर सकते हो। और उसमें भी यू कैन ऑलवेज चेक विथ योर डॉक्टर कि अगर वो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए ठीक है तो यू कैन डू दैट।
दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की है कि ऑलमोस्ट सारे ही हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली सिर्फ अपॉइंटमेंट बेसिस पे लोगों को ले रहे हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। यानी दिन में अगर वो पहले 10 अपॉइंटमेंट्स देते थे तो अब वो 5 अपॉइंटमेंट्स देते हैं और बहुत ही स्प्रेड आउट तरीके से देते हैं ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट वहाँ बना रहे। दूसरी जो चीज़ हॉस्पिटल्स कर रहे हैं वो कि आपके साथ सिर्फ एक अटेंडेंट को अंदर जाने देते हैं। यानी अगर आप 2 या 3 लोगों को लेके जा रहे हो अपनी फैमिली से तो दे डोंट अलाउ ऑल ऑफ देम इनसाइड। सिर्फ कोई एक जन आपके साथ जा सकता है ताकि अगेन अंदर ओवर क्राउडिंग ना हो। इसके अलावा जो टेस्ट आपको करवाने होते हैं उसमें से जो मोस्ट ऑफ द टेस्ट होते हैं उसके होम कलेक्शन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यानी जो आपका बेसिक ब्लड वर्क होता है या ग्लूकोज टेस्ट होते हैं वो सब आप अपने घर पे किसी को बुला के करवा सकते हो ताकि आपको बाहर स्टेप आउट ना करना पड़े और थोड़ा रिस्क कम रहे। अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में क्योंकि बीच में ऐसा एक पीक चल रहा था कोविड का, सेकेंड वेव का, कि उन लोगों ने दे वर सो बिजी विद द कोविड टेस्ट एंड ऑल के मोस्ट ऑफ द लैब्स होम कलेक्शंस भी नहीं कर रही थी नॉर्मल जो टेस्ट थे उसके। तो मुझे काफ़ी बार जाके ही देना पड़ा है अपना सैंपल। बट उस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि एक ऐसे टाइम पे जाए जहाँ सबसे कम भीड़ होने का चांस है। यानी सुबह 7 साढ़े 7 को जैसे ही लैब खुलती है, द बेस्ट वे इज़ कि आप उस टाइम पे चले जाइए, वहाँ पे अपना सैंपल दीजिए और फटाफट से वापस आए। दूसरा चीज़ है कि वर्किंग डे पे जाने की कोशिश कीजिए क्योंकि वीकेंड्स पे होता है कि ज़्यादा भीड़ होती है, तो अवॉइड गोइंग ऑन वीकेंड्स। सुबह सुबह कोई भी वर्किंग डे को जाके आप अपना सैंपल दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें फास्टिंग और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से वो टेस्ट करवाना होता है। जैसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसमें 1 या 1.5 घंटे का बीच में डिफरेंस रखना होता है। तो उस केस में आप अपने घर के पास की कोई लैबोरेटरी चूज़ करें ताकि आप वापस आ सके, 1-1.5 घंटा अपने घर पे रह के फिर वापस जा सके रादर देन स्टेइंग वहाँ पे। या अगर वर्स्ट के सिनेरियो आपके घर के पास लैब्स नहीं है तो आप अपनी गाड़ी या कुछ लेके जाइए जिसके अंदर जाके आप वेट करें फॉर दैट 1-1.5 आवर्स ताकि आपको लेबोरेटरी में बैठ के वेट ना करना पड़े। दूसरी चीज़ है, कोशिश कीजिए कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए अपने घर से कोई ग्लास या कुछ ले जाए। यानी ये गलती मैंने की हुई है कि वहाँ जाके यूजुअली वो लोग अपने डिस्पोजेबल ग्लासेस देते हैं, उसमें आप पीते हो, फिर आपको डर लगता रहता है क्योंकि किसका हाथ लगा होगा आपको पता नहीं है। भले उन्होंने फ्रेश भी निकाले हैं अंदर से, बट कब पैक हो क्या है, उनमें से किसने निकाल के वहाँ रखे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो वो अवॉइड करने के लिए कोशिश कीजिए कि अपना पानी का बॉटल, अपना एक डिस्पोजेबल ग्लास ये ले जाए ताकि आप वही यूज़ करके उसके अंदर ग्लूकोज डाल के आराम से पी के टेस्ट करवा सकें। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से सारे लोग विटामिन सी और जिंक और ये सब सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्टर को पूछ के चाहो तो वो सप्लीमेंट्स लेना भी शुरू कर सकते हो, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट द ओनली थिंग जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अच्छा खाना खाइए, हाइड्रेटेड रहे। अपने घर के वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी एट ऑल टाइम सुबह उठ के कोशिश कीजिए कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि हवा का सर्कुलेशन रहे। घर में हो सके तो ऐसे प्लांट्स रखिए जो कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स है। सो ऑल ऑफ दैट विल क्रिएट अ नाइस एनवायरनमेंट आपके घर में। आप वॉक्स करने बाहर नहीं जा पाओगे, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी में कि आपका फिजिकल मूवमेंट हो। तो आप कोशिश कीजिए कि घर के अंदर ही वॉक करिए या बेसिक जो एक्सरसाइजेज है वो घर के अंदर कीजिए। एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि आप इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, लेकिन हो सके तो करिए और घर के अंदर करिए। तो ये तो हो गया प्रिकॉशंस और फिजिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव से। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ। एंड ट्रस्ट मी, यानी व्हेन आई से दिस, मोर देन फिजिकल हेल्थ, इस पूरे ड्यूरेशन में किसी चीज़ ने अगर मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, एंड आई एम श्योर ये सारी ही मॉम्स या मॉम्स टू बी के साथ होगा, किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट किया है तो वो है मेंटल हेल्थ। क्योंकि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। यानी अगर आप खुद एक कोविड एक्सपीरियंस से नहीं जा रहे हो या आपके घर वाले नहीं जा रहे, इवन देन यानी सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ न्यूज़ में आपको यही सब सुनाई दे रहा है। बीच में इतनी ख़राब हालत थी कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूसली जब आपको ये सारी चीज़ें देखने या सुनने मिलती है तो आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। आपको हर चीज़ का डर लगता है कि कहीं भी गलती से कुछ हो जाएगा, तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करने लगते हो। यानी लिटरली बीच में ऐसा एक फेज़ था जब 1 महीने तक मुझे सिर्फ स्लीपलेस नाइट्स आ रही थी क्योंकि ऑल आई वॉज डूइंग इज़ रीडिंग दिस न्यूज़। फिर उसके बाद अरे घर में कोई ये आया है, फिर छींक आती है तो लगता है कि अरे या मुझे कुछ हो गया है क्या, किसी दिन गला बैठा हुआ लग रहा है या हाँफ आ रहा है तो लगता है कि कुछ हो गया क्या। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे टायर्डनेस हो गया या सांस फूलना हो गया।
ये सारे आर वेरी सिमिलर टू सम ऑफ द कोविड वाले सिम्टम्स। तो छोटी छोटी चीज़ों में इस चीज़ का डर लगा रहता है। सो दैट इम्पैक्ट्स द मेंटल हेल्थ ग्रेटली। उसके अलावा क्योंकि इतनी सारी डेथ्स हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे जानने वाले किसी ना किसी की डेथ हो रही है, हमारे एज ग्रुप के लोगों की डेथ्स हो रही है, या दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है आपको। सेकेंड वेव में बच्चों के साथ भी काफ़ी केसेस आए थे जहाँ पे उनको कोविड इन्फेक्शंस हुए। थर्ड वेव में और भी ज़्यादा चांसेस है कि बच्चों को वो इम्पैक्ट करे। तो अगेन अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चा है मेरी तरह, तो दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ स्ट्रेस जो आपको स्ट्रेस आउट करता है। मेरे केस में तो क्योंकि निशित भी यहाँ पे नहीं था 2 महीने 2.5 महीने जब हम लोग यहाँ पे थे, और मेरे साथ मेरी मॉम थी हु इज़ अगेन क्लोज टू 70 ईयर्स। तो कॉन्स्टेंटली वो एक डर लगा रहता था कि हम तीनों ही सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, बिकॉज माई मॉम इज़ अ सीनियर सिटीज़न, मेरा अथर्व इज़ वेरी स्मॉल एंड आई एम प्रेगनेंट, एंड इन केस कुछ हुआ तो बिकॉज वी लिव इन अ सिटी जहाँ हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है पर से, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो वो एक कांस्टेंट डर के साथ 1-1.5 महीना निकला हमारा। एंड उस ड्यूरेशन में जो हमारी हाउस होल्ड हेल्प थी, जो कि अथर्व की नैनी थी, मैंने बताया था, इवन शी वॉज पॉजिटिव, एंड वो हमारे घर में 5-6 घंटे रोज़ के स्पेंड करती थी, और वो भी अथर्व के साथ। तो वी गॉट रियली स्कैर्ड। हमारा कोविड टेस्ट हुआ था उस ड्यूरेशन में, मैंने बताया था। थैंकफुली वी वर फाइन। मेरी मॉम की वैक्सीनेशंस के लिए भी आई वॉज टेकिंग हर, बिकॉज कोई और यहाँ पे था नहीं एंड उनका वैक्सीनेशन होना ज़रूरी था। और अथर्व को हम कहीं छोड़ के नहीं जाते, तो अथर्व को भी हर जगह लेके जाना पड़ रहा था साथ में। उससे पहले लाइक आई मैंशन, क्योंकि हम लोग लखनऊ में थे और हमारे घर में डेथ्स हुई थी, वी हैड सो मैनी पीपल कमिंग इन, तो वो एक स्केयर था। उसके बाद आई हैड टू कम बैक यहाँ पे, क्योंकि मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स मिस हो रही थी। तो आई टुक अ फ्लाइट इन द मिडल ऑफ द कोविड सिचुएशन, वो भी अथर्व के साथ अकेले। तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वेर थिंग्स विच एडेड टू माई स्ट्रेस। और ये हर किसी के साथ होता है, यानी मेरे साथ 4 या 5 ऐसी सिचुएशन हुई, आपके साथ कुछ और हो सकता है, आपके घर में किसी को हो सकता है कि कोविड हो, या आपके आजू बाजू में हो सकता है, यानी क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है सिचुएशन से रिलेटेड। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, कि बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस के थ्रू आप गुजर सकते हो इफ़ यू डोंट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। कुछ चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ की कि आई शुड स्टार्ट डूइंग, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही थी। एक तो मैंने जो सोशल मीडिया पे इतना सारा इन्फॉर्मेशन पूरे टाइम सर्कुलेट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ के बेड्स, ऑक्सीजन, आई नो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन एट दैट पॉइंट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पूरे दिन अगर ये देखती रहती हूँ तो मेरा मेंटल हेल्थ इज़ गेटिंग वेरी एडवर्सली इम्पैक्टेड। तो मैंने शुरू किया कि मैं दिन में सिर्फ 2 बार देखूंगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग भी किसी को हेल्प करने की सिचुएशन में होते हैं, सो आप कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल नीड इट। कि अगर आपके घर में और कोई मेंबर्स ऑलरेडी, यानी आपके पार्टनर्स या एक्सटेंडेड फैमिली है, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कंप्लीटली उसे कट ऑफ हो जाइए, और प्रोबेबली वो लोग इन्फॉर्म्ड रहे, ताकि घर में एटलीस्ट कोई ना कोई है जो अच्छे से इन्फॉर्म्ड रह रहा है। दूसरी चीज़, सिर्फ रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करें, यानी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें जो आ रही है उनको मत देखिए। कोई एक प्रोबेबली न्यूज़ का ऐप या ऐसा आप फॉलो कर सकते हो जिसमें आप दिन में एक बार देख लीजिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो। तीसरी चीज़ कि किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है, यानी निशित यहाँ नहीं था लेकिन फिर भी रोज़ रात को आई यूज्ड टू टॉक टू हिम अबाउट कितना मुझे एंग्जाइटी हो रही है या किस चीज़ का टेंशन हो रहा है। तो ये बात करने से भी काफ़ी हद तक चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती है एंड यू फील बेटर अबाउट इट। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना इज़ अ ग्रेट आइडिया, यानी मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक 12 मिनट का स्लीप मेडिटेशन है वो मैंने करना शुरू किया। मैं पहले भी करती थी लेकिन बीच में काफ़ी छूट गया था, बट आई स्टार्टेड डूइंग दैट अगेन। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी एक कामनेस आ जाती थी सोने से पहले, एटलीस्ट आई यूज टू स्लीप प्रॉपरली। एक और चीज़ जिसने मेरी हेल्प की है वो है एफर्मेशंस। यानी एफर्मेशंस बेसिकली क्या होता है कि आप अपने आप को कुछ पॉजिटिव चीज़ें रोज़ रोज़ कहो, जिससे योर माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, इट्स एन एफर्मेशन। जैसे कि ऐसी सिचुएशन में एवरी सिंगल डे आई यूज़ टू डू एफर्मेशंस, जहाँ मैं अपने आप को कहती थी कि नहीं मेरा जो बॉडी है इज़ लाइक वेल इक्विप्ड, हमेशा से अच्छी इम्यूनिटी रही है, सो इट्स मेरा बॉडी फाइट कर सकता है जो भी होगा उस चीज़ के साथ, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। एफर्मेशंस लाइक दिस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए।
आपको ऑनलाइन भी एफर्मेशंस मिल जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर केस रिलेटेड एफर्मेशंस आपको चाहिए तो, बट इन जनरल अगर आपको इस सिचुएशन से रिलेटेड एफर्मेशंस चाहिए तो ऐसे एफर्मेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ मैंने की वो थी जो कंटेंट मैं कंज्यूम करती थी ऑनलाइन, वो मैंने ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। यानी मैं व्लॉग्स और वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नहीं देखती थी क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आती ही रहती है। इंस्टेड ऑफ दैट आई स्टार्टेड वॉचिंग 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट। एक तो कॉमेडी, यानी वैसे भी मुझे हमेशा से स्टैंड अप कॉमेडी और उस टाइप के पॉडकास्ट और उस टाइप का कंटेंट पसंद है। कम्प्लीटली शिफ्टेड टू कॉमेडी एंड मोटिवेशनल कंटेंट या सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट होता है। तो एटलीस्ट दिन में मैं 2-3 चीज़ें ऐसी देखती थी, तो जब भी मैं लो फील करती थी आई यूज्ड टू फील स्लाइटली बेटर। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड, जिसको हम में से काफ़ी लोग फैक्टर इन नहीं करते व्हेन वी लुक एट दिस सिचुएशन, क्योंकि हमको लगता है कि द करंट सिचुएशन इज़ ओनली अबाउट मैनेजिंग हमारा फिजिकल हेल्थ और कैसे ना कैसे करके इन्फेक्शन से बचना और मैक्सिमम अपनी मेंटल हेल्थ को या स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट नॉर्मल। यानी वैसे भी आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द हाउस होल्ड वर्क जो आप कर रहे हो। फिजिकल एक्सर्शन एक पॉइंट के बाद स्पेशली इन द 3rd ट्राइमेस्टर इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। 1st ट्राइमेस्टर में कुकिंग और ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आपको नॉजिया हो रहा है, यू कैन नॉट स्टैंड स्मेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। और इस पॉइंट पे ऐसा सिचुएशन है जहाँ आपके पास आपके बदले कोई कुक कर सके ऐसा नहीं है, आपके पास हाउस होल्ड हेल्प जो बेसिक झाड़ू पोछा नॉर्मल दिनों में भी आप करवाते हो वो हेल्प नहीं है आपका। अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट टाइम मदर रह चुके हो तो यू ऑलरेडी हैव अ बेबी टू टेक केयर ऑफ। अगर आप मेरी तरह वर्किंग मॉम हो तो आपका एक फुल टाइम जॉब भी है साथ में। एंड सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे केसेस में अगर आपके पेरेंट्स उस सिटी में नहीं रहते या आपके इन लॉज नहीं रहते, आप एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में रहते हो, तो वो लोग ट्रैवल करके भी नहीं आ सकते आपको हेल्प करने के लिए, बिकॉज अभी ट्रैवल पे भी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी प्रेगनेंसी इन द कमिंग 6-8 मंथ्स। यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आप किस तरह से मैनेज करोगे इस पूरी सिचुएशन को इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम। हम लोग ने जब प्लान किया तब तो सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव होने लगी थी और हमको लगा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल ओनली इम्प्रूव एंड वी विल हैव नॉर्मल हेल्प जो अदरवाइज होती है वो बाय द टाइम थोड़ी मेरी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में पहुंचती है तब। अनफॉर्चुनेटली एकदम ही 180 डिग्री टर्न हो गया और सिचुएशन उल्टी हो गई। बट अगेन आई विल शेयर कुछ चीज़ें जिन्होंने मुझे हेल्प की टू सर्वाइव थ्रू दिस टाइम। इनफैक्ट मैंने एक रूटीन वीडियो भी बनाया है जो मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अबाउट हाउ वी मैनेज हमारा पूरा घर का काम, ऑफिस, अथर, बिटवीन मी, निशित एंड अथर इन द करंट सिचुएशन। तो वो आप देख सकते हो जब भी लाइव जाए। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ फ्यू पॉइंटर्स, सबसे पहली चीज़ तो कि सबसे पहले ही आप बहुत क्लियरली अपने पार्टनर के साथ ये डिस्कशन कीजिए। आई एम श्योर ऐसे टाइम पे मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर ऑल्सो वेरी, यानी अगर उनको आदत नहीं भी है तो दे आर अ लिटिल मोर वेलकमिंग के हाँ भाई हम लोग भी हेल्प करेंगे। तो अपने पार्टनर के साथ रह के कुछ चीज़ों का डिविजन ऑफ वर्क कर लीजिए, हेल्प मांगिए, यानी डोंट बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प के नहीं ये मैं ही करूँगी और हमेशा से मैं ही करती हूँ, इनको आदत ही नहीं है, ही डजंट गो टू द किचन, ही डजंट नो हाउ टू कुक, ऐसे ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए वरना इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। आस्क फॉर हेल्प, यानी आप अपने हस्बैंड अगर आपके घर में इन लॉज है जो भी है तो आप उनको बता दीजिए कि मैं ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। एंड ट्राई टू डिवाइड द वर्क पहले से ही कि ये आप करिए ये मैं करूँगी। दूसरी चीज़ के ज़्यादा पर्टिकुलर मत होइए कि घर में ये सारी चीज़ें होनी ही है, झाड़ू भी होना है, पोछा भी होना है रोज़, ये भी होना है, खाना भी पूरा बनना है। डोंट बी सो पर्टिकुलर, आप बर्नआउट हो जाओगे। यानी कोशिश कीजिए कि जितना बेयर मिनिमम आपको ज़रूरी है उतनी चीज़ें कीजिए। यानी अगर आप झाड़ू रोज़ कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि पोछा ऑल्टरनेट डे पे करिए अगर घर में ज़रूरत नहीं है तो, या तो कुछ एरियाज़ में जहाँ किचन और इन सब जगहों पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे कीजिए। खाना ज़रूरी नहीं कि दोनों टाइम आप रोटी सब्ज़ी दाल चावल सब कुछ बनाएं। कोशिश कीजिए कि एक टाइम पे दाल चावल या राजमा चावल टाइप का बनाइए, दूसरे टाइम पे आप रोटी सब्ज़ी या कुछ और बनाइए, लेकिन हेल्दी चीज़ें बनाइए जो आपकी प्रेगनेंसी में जो न्यूट्रिशन ज़रूरत है उस न्यूट्रिशन को ध्यान रखते हुए। लेकिन क्विक एंड ईजी मील्स बनाइए, बहुत एलाबरेट मील्स मत बनाइए, इससे आपके बर्तन भी कम हो जाएंगे एंड आपका खाना बनाने का टाइम भी कम हो जाएगा। यानी ट्रस्ट मी
लगता है कि खाना नॉर्मल दिनों में बनाना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन अभी क्योंकि मैं 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ, यानी जो 1 घंटा खड़े रह के भी बनाना होता है खाना, दैट इज़ वेरी टायरिंग। यानी उसके बाद कभी कभी तो सुबह करने के बाद लगता है कि बस पूरे दिन का हो गया। उसके अलावा क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे जो स्टैंडिंग मॉप होता है या स्पिन मॉप होता है, 800-900 रुपये का आता है गाला का, इज़ क्वाइट अ गुड क्वालिटी, क्योंकि आप झुक के और स्क्वाट करके पता नहीं कर पाओ ना कर पाओ, तो एटलीस्ट ये है जो आपको क्विकली हेल्प करेगा मॉपिंग करने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने रिसेंटली एक वैक्यूम क्लीनर में भी इन्वेस्ट किया था। आई वुड नॉट से कि आपको ज़रूरी है उसमें इन्वेस्ट करना, लेकिन मेरी लाइफ उसने काफ़ी सिंपल बना दी है। इट्स एन एक्सपेंसिव परचेज, लेकिन एट दिस पॉइंट आई नीडेड इट। तो यानी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, तो उससे काफ़ी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। उसके अलावा कुछ घरों में बाहर चौक जैसा होता है जहाँ पे यूटेंसिल्स और सारा क्लीनिंग होता है, जो स्टैंड अलोन हाउसेज होते हैं, तो वहाँ हो सके तो आप अपनी मेड को सिर्फ यूटेंसिल्स करने के लिए बुला सकते हो, बार से ही सफाई करके चले जाए, या इवन अगर आप फ्लैट में रहते हो तो सिर्फ वो किचन में यूटेंसिल्स क्लीन करके चले जाए, घर में कुछ और बाकी सब चाहे ना करवाओ, आप ऐसा कोई अरेंजमेंट कर सकते हो। जितना भी काम आपका कम हो सके उतना बेटर होगा इस सिचुएशन में। दूसरी जो चीज़ आप कर सकते हो वो, आप जब सामान ऑर्डर करते हो तो कुछ चीज़ें रेडी टू कुक, यानी जैसे वेजिटेबल्स भी चॉप्ड वाले मिल जाते हैं बिग बास्केट और इन सारी जगहों पे, तो आप कोशिश कर सकते हो कि चॉप्ड वेजिटेबल्स मंगवाओ, या जैसे इडली और इन सब का बैटर मंगवा लो। कुछ ऐसी मील्स बनाओ जो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पे चल जाए। अगर आपका बच्चा है ऑलरेडी, एक टॉडलर है, तो भले आप हमेशा कितने भी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट रहे हो इन टर्म्स ऑफ एक रूटीन फॉलो करना, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, कुछ एक्टिविटीज़ करवाना, ऐसे टाइम पे प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जितना आप कर पाओ मैनेज उतने ही लेवल तक करो। फालतू में अपना स्ट्रेस और उनका स्ट्रेस मत बढ़ाओ। अ हैप्पी एनवायरनमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एट दिस टाइम। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सपोर्ट सिस्टम में ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो खास करके क्लोजर टू डिलीवरी इज़ कि क्योंकि अभी हॉस्पिटल सिर्फ एक अटेंडेंट को अलाउ करते हैं इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के टाइम पे रूम में एक ही जन आपके साथ रह सकता है। तो अगर आपका हमारे जैसा सेटअप है जहाँ पे सिर्फ मैं, निशित और अथर्व है, तो ऐसी सिचुएशन में, और अगर फैमिली आसपास नहीं रहती, यू डोंट हैव रिलेटिव्स इन द सेम सिटी, तो आपको ये चीज़ भी फैक्टर इन करनी है कि जब आपकी डिलीवरी होगी तब आपका बच्चा कहाँ रहेगा, बिकॉज दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस। तो ये फैक्टर इन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट 2 दिन, इवन इफ अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 2 दिन तो मान के चलेंगे ही, 2 रातें आपको हॉस्पिटल में स्पेंड करनी पड़ेगी। सी सेक्शन है तो ज़्यादा भी हो सकता है। अगर उसमें न्यूबॉर्न बेबी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे बहुत सारे केसेस में जॉन्डिस है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको ज़्यादा एक्सटेंड भी करना पड़े अपना स्टे। इन ऑल ऑफ दो सिचुएशंस वो 3-4 रातों के लिए आपका बेबी, यानी आपका जो फर्स्ट बॉर्न बेबी है वो कहाँ रहेगा, वो आपके लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिटीज़ में या सिचुएशन थोड़ी बेटर भी हो जाती है और हॉस्पिटल अलाउ भी करते हैं बच्चों को या किसी एक और एक्स्ट्रा मेंबर को वहाँ रहने के लिए, तो भी ऑब्वियसली बच्चा पूरा 24 घंटे एट अ एज ऑफ 3 years 4 years नहीं रह सकता हॉस्पिटल में, वो क्रैंकी भी होगा। तो कैसे आप मैनेज करोगे, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन जो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा जिसके लिए। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन कीजिए। हमारे केस में वी डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू फैक्टर दिस इन। चीज़ें होती गई और ऐसे धीरे धीरे करके हमने मैनेज करना सीखा। सम डेज वी स्ट्रगल रियली बैडली एंड सम डेज वी मैनेज जस्ट ओके। यानी आई विल नॉट से कि हमने वी हैव सेल्ड थ्रू दिस प्रेगनेंसी, इन नो वे वी हैव सेल्ड थ्रू दिस प्रेगनेंसी, इट हैज़ बीन अ डिफिकल्ट टाइम। द गुड पार्ट इज़ कि अगर आप लोग अब प्लान कर रहे हो तो सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है, वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा होपफुली इस वीडियो से भी आइडिया आया होगा कि किस किस चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बेसिस दैट यू कैन प्लान वेल इन एडवांस एंड देन यू कैन गो अहेड एंड हैव अ ग्रेट जर्नी। ये पूरा कोविड सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस था। मैं एक सेकेंड टाइम मदर के पर्सपेक्टिव से, यानी क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ऑब्वियसली सेकेंड टाइम मदर्स बनोगे अगर इफ़ एट ऑल यू प्लान, सो उस पर्सपेक्टिव से क्या क्या चैलेंजेस, व्हाट आर द थिंग्स विच आर डिफरेंट कंपेयर टू द फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। बट एज ऑफ नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, and I will see you in my next one. Bye bye.